तो मैं आप लोग को इस चैनल पर कंप्लीट जीएफ फ्री में पढ़ाने चल रहा हूं और आप लोग को नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को हाथ से लिखा हुआ नोट्स फ्री में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहां पर मेरा एक मोबाइल नंबर भी है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, यूपी लेखपाल हो, बीडीओ हो, आरओ हो, एआरओ हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, अगर आप लोग को कंप्लीट जीएफ पढ़ना है तो आप लोग मुझसे पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग की जीएफ यहीं पर इसी चैनल पर पूरी करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट कर दिया करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसके बाद अगले सब्जेक्ट पर आएंगे। इसका जो पहला पॉइंट है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम 1773 से 1853 तक, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसके शासन को चलाने के लिए जो भी अधिनियम या जो भी एक्ट पारित हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो शासन था वो ब्रिटिश ताज यानी वहाँ की महारानी के हाथों में चला गया। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 तक होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पहला अधिनियम पारित हुआ था वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान किया गया। यहाँ पर हो जाए है कार्यों को, ठीक है। और फिर इसी अधिनियम में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई, ठीक है। फिर आ गया इसमें कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद नाम दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष था। वो 4 सदस्य कौन थे? पहले थे फ्रांसिस, फिर क्लेवरिंग, मानसन और पारवेल, ठीक है। परिषद के 7 गवर्नर जनरल बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में सत्ता का उपयोग करते थे। ये लोग सत्ता यानी शासन कहाँ से चलाते थे? बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी से चलाते थे। और उन्हें यहाँ का सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वो कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। और इस अधिनियम की एक जो प्रमुख बात थी वो ये थी, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया, तो आप लोग का पहला जवाब ये होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया।
फिर इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कानून दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। फिर अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। कंपनी के व्यापारिक मामलों एवं राजनीतिक मामलों का पृथक्करण यानी अलगाव किया गया। व्यापारिक मामलों को कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, व्यापारिक मामलों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं, देखता था। और राजनीतिक मामलों को कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण बोर्ड। फिर आया 1786 ईस्वी का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को विशेष परिस्थिति में अपने निर्णय को निरस्त अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई इस अधिनियम द्वारा, यानी गवर्नर जनरल के पास अब सेना की भी शक्तियां आ गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आता है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी बोर्ड के जितने भी सदस्य थे उनको अब वेतन जो है भारतीय राजस्व यानी जो भारतीय खजाना था उसमें से दिए जाने की व्यवस्था की गई। फिर आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा फिर से 20 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। इसका मतलब यह था कि भारत में जो व्यापार थे वो अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी यहाँ भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए उसका एकाधिकार बना रहा। ठीक है, उसका एकाधिकार भारत के साथ तो छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था वो 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधीन ही बना रहा। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध यानी प्रावधान किया गया। और इस एक्ट के द्वारा ईसाई पादरी अब भारत आ सकते थे, यानी अब धर्म परिवर्तन का काम स्टार्ट हो गया है। फिर अगला एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, यानी भारत के साथ व्यापार करने पर अब कंपनी का अधिकार खत्म हो गया। अब कंपनी ब्रिटिश सरकार की तरफ से सिर्फ भारत का शासन कर सकती थी। ठीक है, यानी अब वो व्यापार नहीं, सिर्फ शासन यहाँ का कर सकती थी। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मूल अधिकार में आप लोगों ने यहाँ से ये जो है
धर्म से लेकर यहाँ पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा, ये वाली लाइन आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। वो वहाँ की जो लाइन है ना, यहीं से लिया गया है, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, केंद्रीकरण किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया, कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य शामिल किया गया। और कानूनी सदस्य के रूप में पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। पहले कानूनी सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के द्वारा, इसके तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था वो परिषद के साथ पूरे भारत के लिए अब कानून बना सकता था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया एवं उसके लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ठीक है। विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और इसी अधिनियम के द्वारा 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, ठीक है। विधायी और कार्यपालिका शक्तियां अब पृथक हो गई थी। विधायी का मतलब हो जाता है संसद और कार्यपालिका का मतलब हो जाता है प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री लोग होते हैं, यानी कैबिनेट और अन्य जो मंत्री लोग होते हैं। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ इसी एक्ट के द्वारा किया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित एक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पहला एक्ट था वो कौन था? भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब उनको वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा कंट्रोल हो गया और इसी एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी अब मुगल सम्राट नाम का कोई भी पद नहीं रह गया। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया।
और इसी एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया है, जिसका भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया इसी एक्ट के द्वारा, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और ये जो राज्य सचिव था ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, तो अगला जो अधिनियम था वो कौन था? वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किया गया। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया, जो कि अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रह सकता था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एक नोट्स है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ठीक है, तो मनोनीत की अवधारणा कहाँ से आई? यहीं से आई। ठीक है, तो किसने मनोनीत किया था? लॉर्ड कैनिंग ने इन तीनों भारतीयों को विधान परिषद में। अब आता है 1873 का अधिनियम। तो यह उपबंध, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग हो गया। ठीक है, इस अधिनियम की सिर्फ यही बात थी कि इस अधिनियम को इसीलिए लाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाए। अब अगला जो अधिनियम था वो क्या था? शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इस अधिनियम द्वारा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से किया गया, तो आप लोग का जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। और इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जो कि गैर सरकारी होंगे। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, पर मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी भारतीय लोग अब जो है राजस्व एवं बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यकारिणी से प्रश्न भी पूछ सकते थे, पर मतदान नहीं कर सकते थे। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व मिला। मैंने 1 मिनट का ब्रेक ले लिया था, तो मैं कहाँ था? तो यहाँ पर था। तो इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व मिला, और इसी अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। और इसके प्रथम सदस्य कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
और ये एक विधि सदस्य थे। ठीक है, विधि सदस्य थे। इसमें प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया है। आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा कि पूरक प्रश्न क्या होता है। तो पूरक प्रश्न वो होता है, जैसे मान लीजिए संसद का कोई सदस्य कोई सवाल पूछता है, कि जैसे मान लीजिए कि संसद का कोई सदस्य पूछा किसी मंत्री से कि क्या आपने इस जगह की सड़क बनवा दिया है, तो मंत्री ने जवाब दे दिया मौखिक रूप से कि हाँ मैंने वहाँ की सड़क बनवा दिया है। तो ये तो हो गया प्रश्न। अब उस सड़क के बारे में कि उस सड़क कितनी लंबी है, उसमें कितना पैसा लगा और वो सड़क कितने समय में बनकर तैयार हुई, अगर वो जानना है तो उसको कहते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरक प्रश्न करने का अधिकार इसी अधिनियम द्वारा भारतीयों को दिया गया। तो इसी को कहते हैं पूरक प्रश्न, यानी जो मूल प्रश्न के बारे में और व्याख्या करे उसी को पूरक प्रश्न कहते हैं। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है ना, यानी अब डिवाइड एंड रूल का नियम चालू हो गया है, बांटो और राज्य करो। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। फिर अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। पहली बार इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो और इसी अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, यानी सांप्रदायिक आधार पर जो चुनाव हो रहे थे निर्वाचन, उसको और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो ऊपर दिया मैंने पढ़ाया बताया, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब ये था कि जो मुस्लिम सदस्य खड़े होते थे उनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही कर सकते थे। वैसे जो नीचे वाला यहाँ पर है, सिखों का, यूरोपियों का, आंग्ल भारतीयों का, इन सभी का जो चुनाव होता था उनके लिए उनको सिर्फ और सिर्फ, यानी सिख को सिर्फ सिख ही वोट दे सकता था, भारतीय ईसाई को सिर्फ भारतीय ईसाई, आंग्ल इंडियन को आंग्ल इंडियन ही। ठीक है, और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रथम जो जो प्रथम व्यवस्था थी वो क्या थी? राज्य परिषद, और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद की सदस्य संख्या जो थी वो 60 थी और केंद्रीय विधानसभा की 144। यानी जो द्विसदनीय व्यवस्था थी उसका प्रथम सदन था राज्य परिषद, दूसरा सदन था केंद्रीय विधानसभा। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। और इसी अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। ठीक है, और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप लोग से सवाल पूछा जाए कि उत्तरदायी शासन का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो आप लोग इसी अधिनियम का नाम लेंगे। भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, यानी कहेगा पीएजी कहेगा। और इसी अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके फलस्वरूप 1926 ईस्वी में ली आयोग, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया इसी अधिनियम द्वारा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसका पहला पॉइंट तो यही हो गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं और इसी अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है ना, जिसको आप लोग अभी वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, वो यहीं से लिया गया है। और यहाँ पर अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दिया गया इसी अधिनियम द्वारा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जैसे कोई किसी चीज़ के बारे में अगर कानून अभी नहीं बना है, कोई नई बात आती है, उसके बारे में जो अंतिम शक्ति होगी वो वायसराय के हाथों में होगी। यही इसका मतलब होता अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जिसका उल्लेख अभी संविधान में नहीं है। अब 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी एवं अम्बेडकर जी की कुछ उक्तियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग को ये याद रहेगा। तो नेहरू जी ने 2 उक्ति दी थी, 2। तो पहला था यह गुलामी का अधिकार पत्र है, और जो दूसरा वाक्य था उन्होंने बोला था कि यह अधिनियम एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और अंबेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो भारत का भी जो संविधान है उसमें जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जो 1935 का अधिनियम था उसको लगभग उसी रूप में शामिल कर लिया गया है जो भारत का वर्तमान संविधान है। और इसी अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो साख को हम लोग अंग्रेजी में क्रेडिट बोलते हैं। अब इसी अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसको दलित जातियों के लिए भी कर दिया गया, महिलाओं के लिए भी कर दिया गया और श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, यानी जितना बांट सकते हो बांट दो। और इसी अधिनियम में 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश, लेकिन अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल के पास थी जो कि लंदन में। ठीक है, अंतिम शक्ति यानी जो संघीय न्यायालय थी उसके ऊपर भी एक न्यायालय था जिसको प्रिवी काउंसिल बोलते थे, जो कि लंदन में थी। और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया जिनका नाम है सिंध और उड़ीसा, इनका निर्माण किया गया। और इसी अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार भी किया। अब लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार मिल गया था। अब आता है अंतिम अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945। इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार इनको सत्ता सौंप देगी। यहाँ पर एक शब्द है 2 अधिराज्य। अधिराज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है, डोमिनियन यानी अधिराज्य का मतलब होता है अर्ध स्वतंत्र, यानी अभी भी भारत और पाकिस्तान जो 2 राज्य बने थे ये अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि यहाँ का संविधान नहीं बना था और ना ही यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे। ठीक है, तो संविधान बना नहीं था, इसीलिए अभी ये पूर्ण रूप से राज्य नहीं बन पाए थे, स्वतंत्र नहीं थे। अभी भी यहाँ पर कई मामलों में ब्रिटिशों का ही
कानून चल रहा था, यानी उन्हीं का शासन था, उसको ही बोलते हैं अधिराज्य। और इस अधिनियम के द्वारा सत्ता का उत्तरदायित्व संविधान सभा को सौंपी जाएगी। ठीक है, संविधान सभा किस देश के? दोनों देश के, भारत और पाकिस्तान दोनों देश के जो संविधान सभा थी उनको सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा। और इसी अधिनियम द्वारा यह कहा गया कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। विधानमंडल क्या है? थोड़ा आवाज बैठ गई है तो इसके लिए माफ करिएगा। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। विधानमंडल क्या है? यानी एक सरकार है। ठीक है, तो अभी संविधान का निर्माण हुआ नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, तो जब तक चुनाव हो नहीं जाता या संविधान बन नहीं जाता तो जो संविधान सभा गठित हुई थी वही अभी सरकार चलाएगी और शासन 1935 के अधिनियम के तहत ही चलेगा। ठीक है, यानी अभी जो भी शासन होगा, जो भी कानून रहेगा वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही रहेगा। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। यानी जो ब्रिटेन के महारानी थे उनको जो भारत का सम्राट की उपाधि दी गई थी वो अब वहाँ पर समाप्त किया गया। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि असम का सिलहट जिला। तो इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि जब 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया गया था। तो जनमत संग्रह में यहाँ की जो जनता थी ना, उसने पाकिस्तान में शामिल होने की मांग की थी। तो पाकिस्तान में शामिल होने की मांग की थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल असम तो अभी भारत में ही है। असम क्या, उसका पूरा राज्य जिला ही भारत में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना, और थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग को बहुत जल्दी मैं कंप्लीट जीएस पढ़ा दूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है।